आप सभी को एग्जाम नैनो में फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के टॉपिक में हम लोग कंप्लीट किए था आपका लाइंस एंड एंगल्स वाला सेक्शन। आज हम लोग जियोमेट्री के सेक्शन में हम लोग देखेंगे आपका शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जियोमेट्री में शेप्स के बारे में, तो शेप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हम लोग जो देखते हैं अपना डेली लाइफ में, तो शेप्स आपको दो प्रकार के देखने को मिलेगा। एक शेप होता है आपका 2D शेप और एक होता है आपका 3D शेप। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 2D शेप एंड 3D शेप्स, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आपका जो 2D शेप होता है, ये 2D शेप में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और आपका जो 3D शेप होता है, इसमें आपको तीनों एक्सिस देखने को मिलेगा। पहला आपका एक्स एक्सिस, दूसरा आपका वाई एक्सिस और तीसरा आपका जेड एक्सिस। तो 2D शेप्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो 2D शेप्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक क्या ड्रॉ किए, एक आयत ड्रॉ किए, रेक्टेंगल ड्रॉ किए। तो रेक्टेंगल यहाँ पर आपका 2D शेप में आएगा। अगर हम लोग 3D शेप्स की बात करें, तो 3D शेप्स में जैसे कि यहाँ तीनों एक्सिस रहेगा, तो एक सॉलिड फिगर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक ब्रिक्स बना रहे हैं, एक ईंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों अवेलेबल है। तो 2D शेप्स एंड 3D शेप्स में क्या अंतर है कि 2D शेप्स में आपका सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस रहेगा, एक्स एंड वाई, और 3D शेप्स में एक्स, वाई और जेड, ये तीनों शेप्स रहेगा। अगर हम लोग कोई भी टीचिंग एग्जाम या टेट एग्जाम्स की बात करें, तो वहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है जियोमेट्री सेक्शन में, वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। पहला आपसे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा, यानी जो रूल्स वगैरह है कॉन्सेप्ट वाला हो गया, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग जो है कॉन्सेप्ट वाला पार्ट को डील करेंगे आज, और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को यहाँ पर डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक 2D फिगर की बात करते हैं। 2D फिगर्स का हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो 2D फिगर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, 2D फिगर्स में आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो पहला आपका आ जाएगा स्क्वायर यानी वर्ग। अब हम लोग वर्ग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो ये वर्ग आखिर होता क्या है। अगर हम लोग वर्ग को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपका एक वर्ग हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो आपका शेप्स दिख रहा है, इससे हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। इसमें जो भुजा की संख्या होती है वो 4 होती है। सबसे पहले हम लोग नामकरण कर देते हैं ABCD। यहाँ पर एक वर्ग है। वर्ग इसलिए है क्योंकि इसमें 4 भुजा है। तो वैसा आकृति जिसका 4 भुजा हो उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार है आपका वर्ग। वर्ग भी एक चतुर्भुज है। और वर्ग एक चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसमें 4 भुजा है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, कि इसमें कितनी भुजाएं होती है, टोटल इसमें 4 साइड्स होती है, जिसे हम लोग हिंदी में भुजा कहते हैं। तो भुजा कौन कौन सा हो गया, जैसे आपका AB एक भुजा हो गया, आपका BC आपका एक भुजा हो गया, CD आपका एक भुजा हो गया, और AD आपका एक भुजा हो गया। तो इस प्रकार से एक वर्ग में टोटल 4 भुजा होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि वर्ग के चारों भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है। यानी AB की लंबाई जितना होगा उतना ही BC का होगा, उतना ही CD का होगा, और उतना ही किसका होगा, AD का होगा। तो वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और यहाँ पर जो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल, यहाँ एंगल B या एंगल C, ये चारों एंगल वर्ग के केस में कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। सब 90 डिग्री होगा आपका, सारा कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी कोण क्या होती है, समकोण होती है। इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, सभी कोण क्या होती है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होती है, साथ ही साथ सभी कोण समकोण होती है। तो ये आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है, किसके बारे में, वर्ग के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वर्ग के बारे में। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको याद करना है कि ये जो आपका वर्ग है, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्ग की जो भुजा है, वर्ग का जो भुजा है, और इस भुजा का क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग पहले मिड पॉइंट यहाँ ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, जैसे यहाँ पर नाम दिया हम लोग ABCD, या AB का मिड पॉइंट हम लोग नाम दे रहे हैं P। उसी टाइप से BC का जो मिड पॉइंट है उसका नाम दे रहे हैं Q, CD का जो मिड पॉइंट है उसे R, और AD का जो मिड पॉइंट है S। और इन चारों मिड पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे, चारों मिड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तो वहाँ पर भी आपको क्या प्राप्त होगा, एक वर्ग ही प्राप्त होगा। ये आप इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि वर्ग के संगत भुजाओं के
मध्य बिंदुओं को मिलाने से, संगत भुजाओं के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट को मिलाने से आपको कौन सा आकृति प्राप्त होता है? मिलाने से आपको वर्ग की आकृति प्राप्त होती है। वर्ग की आकृति हम लोग क्या होगा? प्राप्त होगा। यानी कि ये जो आपका PQRS है ये भी क्या है? आपका एक वर्ग ही है। क्यों वर्ग है? क्योंकि इसका जो संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम लोग आपस में मिलाए तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग वर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और एक है वर्ग का विकर्ण के बारे में। चलिए हम लोग पहले वर्ग का विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वर्ग का जो दोनों शीर्ष है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है? एक वर्ग है। ये क्या है? आपका एक वर्ग है। और वर्ग का ये जो A, B, C और D, तो A क्या है? A आपका वर्ग का एक वर्टेक्स है, B आपका वर्टेक्स है, C आपका वर्टेक्स है और D आपका वर्टेक्स है। इन B और D जो आमने सामने के वर्टेक्स को हम लोग मिलाएंगे तो आपको एक नया शेप प्राप्त होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डायगोनल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कौन सा हो गया? विकर्ण, वर्ग में विकर्ण की संख्या कितना है? 2 है आपका। एक हो गया आपका AC और दूसरा हो गया आपका BD। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि वर्ग का जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये दोनों O पॉइंट पर आपका मीट कर रहा है, तो यहाँ पर O पॉइंट पर जो मीट कर रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ ये विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। यानी विकर्ण, यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होती है और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सेकंड पॉइंट लिख दे रहे हैं हम लोग, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो O पॉइंट है ये BD को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये जो BD विकर्ण है इसको कितने बराबर भागों में बांटेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। एक हो गया आपका OB बराबर OD। उसी प्रकार से AC को किस प्रकार से बांटेगा? तो AC को भी बांटेगा ये OA बराबर OC के फॉर्मेट में क्या करेगा? ये समकोण पर समद्विभाजित कर देगा। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि वर्ग का कुछ फॉर्मूलाज होती है, वो सारा फॉर्मूला आपको याद रखना। कि पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वर्ग के बारे में कि वर्ग का पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप। तो कोई भी वर्ग अगर होगा आपके पास तो वर्ग का जो परिमाप होती है वो क्या होती है? 4 भुजाओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 भुजाओं के योग के बराबर, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हम लोग ABCD, तो इसके चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो वर्ग का परिमाप आपका प्राप्त हो जाएगा। अब वर्ग का चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो हम लोग सीधी फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होती है? 4 इंटू साइड्स। अब एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि अगर आपसे बोल दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि वर्ग की किसी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर क्या है? AB की लंबाई है। तो उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना होगा? परिमाप को इंग्लिश में हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? पेरीमीटर इक्वल टू क्या होती है? 4 इंटू साइड होती है। साइड आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 15 यानी कि उसका परिमाप कितना हो जाएगा? आपका 16 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ग के विकर्ण, तो विकर्ण की फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण बराबर होती है आपका भुजा √2 भुजा, इसको आप लोग याद कर सकते हैं √2 भुजा। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि किसी वर्ग का जो है आपका भुजा जो दिया हुआ, भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो उसका डायगोनल कितना होगा? तो डायगोनल जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला है √2 इंटू साइड, और साइड आपका दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 30 √2 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? आपका विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण यहाँ पर आपको वर्ग का विकर्ण वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ वर्ग का परिमाप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका समझ में आ गया। अब और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। जब हम लोग मेंसुरेशन देखेंगे तो वहाँ पर वर्ग का, चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है?
अगर हम लोग वर्ग की क्षेत्रफल की फॉर्मूला की बात करें तो वर्ग की क्षेत्रफल इक्वल टू होती है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होती है आपका भुजा स्क्वायर। यानी कि अगर आपसे भुजा दे दिया गया, कितना दे दिया गया, साइड दे दिया गया, मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 15 का स्क्वायर यानी कि 225 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और साथ ही ज्योमेट्री का और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि कोई एक वर्ग है, पहले हम लोग एक वर्ग ड्रॉ करते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई क्या है, कोई एक वर्ग है, यानी कि ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, और इस वर्ग के अंदर में पी नाम का कोई एक पॉइंट है। क्या नाम का पॉइंट है, यहाँ पर इस वर्ग के अंदर पी नाम का कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट को हम लोग इसके चारों वर्टेक्स से मिला रहे हैं। इस पी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों वर्टेक्स से हम लोग मिला दे रहे हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा कि ये जो आपका पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, मैंने एक साइड का हम लोग लिख रहे हैं और यहाँ पॉइंट पी पर मीट कर रहा है, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब, किस केस में, अगर पी जो है वर्ग के अंदर है, पी किसके अंदर है, पी वर्ग के अंदर कोई एक बिंदु है, पी वर्ग के अंदर है, अगर पी वर्ग के अंदर है और वर्टेक्स को हम लोग मिलाएंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक नया पॉइंट है, और वो नया पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि किसी वृत्त के अंदर कोई वर्ग बना हुआ है। अब क्या है, कोई सर्कल है, सर्कल आपको पता होगा, तो रुकिए इसका डायग्राम है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, डायग्राम वाला सेक्शन हम लोग देखे थे, था यहाँ पर। अभी एक दो दिन टाइम लगेगा, नया आपका पोर्टल है। अब ये क्या है, आपका एक सर्कल है, मान लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा और बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक सर्कल है आपके पास, क्या है, एक सर्कल है। नेक्स्ट सेशन में आपको सर्कल बढ़िया देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर्कल थोड़ा सा आपको ख़राब दिख रहा होगा, हाँ ये आपका सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर कोई आपका वर्ग बना हुआ, क्या बना हुआ इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर आपका एक वर्ग बना हुआ, जैसे ये सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर में हम लोग क्या बना दिए हैं, एक वर्ग बना दिए हैं। ठीक है, अब इस वर्ग का हम लोग नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई वर्ग बना हुआ है तो वर्ग की जो भुजा होती है ना, ये जो वर्ग की भुजा है, ये वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। वर्ग की भुजा किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास की बराबर होगा। जस्ट अ मिनट, डायग्राम उल्टा हो गया, जस्ट मिनट, इसलिए यहाँ उल्टा हो रहा, एक मिनट रुकिए, ये डायग्राम उल्टा हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनाएंगे, और इस वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त है, इस वर्ग के अंदर अगर कोई सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सर्कल हम लोग ड्रॉ किए, इस सर्कल का जो बेस होगा, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो आपका वर्ग के भुजा के बराबर होगा। और डायग्राम हम लोग का गलत बन गया था। तो आपको याद क्या रखना है कि किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, तो ये वृत्त का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो आपका व्यास देखने को मिल रहा है पी क्यू, तो ये पी क्यू जो व्यास है वो किसके बराबर होगा, वर्ग के भुजा के बराबर। व्यास बराबर क्या होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा, ये वर्ग के भुजा के बराबर। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका वर्ग वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट आपका 2D शेप जो है वो क्या है, नेक्स्ट 2D शेप आपका हो गया, नेक्स्ट 2D शेप है आपके पास आयत। क्या है आपका, आयत। तो अब हम लोग आयत के बारे में बात करेंगे। आयत को हम लोग इंग्लिश में रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। आयत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल का शेप, तो रेक्टेंगल की जो आमने सामने की भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। किसी भी रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ किए है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और टी। तो
आयत कब होगा? जब इसके आमने सामने की भुजा यानी ए बी की लंबाई किसके बराबर? इसके सामने की भुजा कौन सा है? सी डी, इसके बराबर होगा। उसी प्रकार से जो बी सी भुजा है उसकी लंबाई उसके आमने सामने की भुजा कौन सा है? सामने की भुजा ए डी है, उसके बराबर होगा। यानी आयत रेक्टेंगल के केस में क्या हो जाएगा? ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के बराबर हो जाएगा। और ए सी जो है आपका, ए डी जो है आपका, ए डी आपके किसके बराबर हो जाएगा? आपका बी सी के बराबर हो जाएगा। जब किसी आकृति की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर और बराबर होती है। तो यह समांतर भी होती है, दोनों केस में होगा। ए बी किसके समांतर होगा? आपका सी डी के समांतर होगा। और आपका बी सी किसके समांतर होगा? ए डी के समांतर होगा। तो यहाँ डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब किसी आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और साथ ही भुजाएं आपस में समांतर हो तो उसे हम लोग आयत के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि आयत का जो चारों कोण होता है, जैसे यहाँ एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी और एंगल डी, यह आपस में बराबर होती है। कितने डिग्री के बराबर होती है? 90 डिग्री। यानी आयत भी कितना डिग्री का कोण का फॉर्मेशन करेगा? शीर्ष पर तो 90 डिग्री के कोण का फॉर्मेशन करेगा। एक आयत का भी कितनी भुजा होगी? भुजाओं की संख्या भी 4 होगा। विकर्ण की संख्या कितना होगा? विकर्ण की संख्या भी आपका 2 होगा। अब आयत का दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सॉरी, समकोण पर नहीं करता, विकर्ण एक दूसरे को, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ समकोण पर नहीं करेगा। हम लोग वर्ग के केस में क्या देखे थे कि दोनों विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित कर रहा था। समकोण पर समद्विभाजित का मतलब है कि बीच में जहाँ पर वह लोग मीट कर रहा था वहाँ पर आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा था। बट आयत के केस में आपका ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा। बाकी ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। यानी AC जो आपका विकर्ण है वो पॉइंट पर यहाँ मीट कर रहा है BD के साथ, तो यहाँ समद्विभाजित कर देगा इसको। OA किसके बराबर हो जाएगा? OC के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो BD विकर्ण है जहाँ O पॉइंट पर मीट कर रहा है तो इसको भी समद्विभाजित कर देगा, OB इक्वल टू OD। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि समकोण पर नहीं होगा, ये समकोण पर नहीं, ये कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि हम लोग वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो समकोण पर करता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विकर्ण आयत के केस में क्या हो जाएगा? ये समकोण पर समद्विभाजित नहीं करेगा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। वो सेकंड पॉइंट है आपका कि परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ेंगे और हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि दो भुजा इसका ये x, ये भी x होगा, इधर वाला क्या होगा? y होगा, इधर वाला y होगा। आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहिए x प्लस y प्लस y, तो हम लोग के पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2x प्लस y आ जाएगा। यानी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई वर्ग ने आयत, सॉरी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो आपका आयत है, आयत में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत की 4 भुजा है, 2 लंबाई होगा और 2 चौड़ाई होगा। छोटी वाला को हम लोग चौड़ाई मानते हैं और बड़ा वाला को हम लोग क्या मानते हैं? लंबाई मानते हैं। अब इसमें आ जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हम लोग इससे बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग भी देखेंगे। तो क्षेत्रफल होती है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या? बहुत ही सिंपल याद करना है। लंबाई को अगर आप चौड़ाई से गुना कर देंगे तो आपको आयत का क्षेत्रफल आप प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कि अगर आपको विकर्ण फाइंड करना है तो विकर्ण बराबर होती है आपका लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो आपके पास आयत का विकर्ण निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? यहाँ पर आपका कहाँ तक क्लियर हुआ? आपका आयत तक क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर अब मान लेते हैं कि आपसे एग्जाम में इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक वर्ग का जो है लंबाई दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है और आपको उस वर्ग का जो डायगोनल है विकर्ण आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर आप सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 30 प्लस 10, तो यहाँ 30 प्लस 10 40 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 80। तो परिमाप 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसके एरिया क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें? लंबाई गुना चौड़ाई।
तो लंबाई कितना है आपका यहाँ पर 30 और चौड़ाई कितना है 10, तो क्या हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल के केस में हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, वॉल्यूम के केस में हम लोग क्यूब लिखते हैं, क्योंकि वो 3 बार मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 2 बार हो रहा है। अब पूछा गया आपसे डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया हुआ आपका यहाँ पर, लंबाई दिया हुआ 30 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ठीक है, 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 30 स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 900 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पर। दोनों को आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये आपका रूट अंडर होगा, ये रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा आई थिंक। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर के केस में आपका फॉर्मूला था 2l प्लस बी, एरिया के केस में l इंटू बी था, और डायगोनल के केस में यहाँ पर आपका रूट होगा। यहाँ पर आपका रूट यहाँ पर छूट गया था, ये रूट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1000 का आप रूट निकालेंगे तो वहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा कि कितना, जैसे 1000 का रूट निकालने के लिए हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे 10 इंटू 100 में, और 100 का रूट 10 होता है, तो 10 रूट 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आयत वाला केस आपका क्लियर हो गया कि आयत क्या होता है। और एक बहुत ही बेसिक शेप्स देखेंगे हम लोग, वो है आपका क्या, वो है आपका सर्कल। तो अब हम लोग देखेंगे सर्कल के बारे में। तो सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो सर्कल से रिलेटेड आपको जो शेप्स याद रखना है वो क्या याद रखना है कि एक सर्कल हम लोग कब बनाते हैं, जब एक किसी पॉइंट को हम लोग केंद्र मान लेते हैं और बराबर हम लोग उसके बराबर है सारा का सारा शेप्स खींचते हैं, तो हम लोग को सर्कल प्राप्त होगा। तो सर्कल का जो ये ओ दिख रहा है, तो ये इसको क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या इसको केंद्र कहलाता है। केंद्र से लेकर के ये जो चारों ओर का जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं इसको, परिधि, सर्कमफ्रेंस, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। और केंद्र से लेकर के परिधि तक का जो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, केंद्र से लेकर के परिधि तक का जो लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तिरछा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तिरछा के नाम से जानते हैं। और एक ऐसा लाइन जो आपका केंद्र से होकर पास हो और दोनों परिधि को टच करे, उसे हम लोग कहते हैं डायामीटर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायामीटर, यानी कि व्यास। उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, व्यास कहेंगे। तो व्यास यहाँ पर हो जाएगा आपका, ए बी क्या आपका व्यास हो जाएगा, और यहाँ ओ नहीं, इसको पी लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तिरछा क्या हो जाएगा, ओ पी आपका यहाँ पर तिरछा हो जाएगा। और आपका कोई भी और एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, जो दोनों परिधि को टच कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जीवा के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जीवा के नाम से। तो सर्कल में आपको पहला पॉइंट है जो याद रखना है कि सर्कल का जो केंद्र होती है, उसका जो फॉर्मूला होती है, वो केंद्र आप सर्कल का केंद्र पॉइंट ओ हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि तिरछा, तिरछा बराबर क्या होती है, व्यास का आधा होती है हमेशा। तिरछा जो होती है आपका व्यास का आधा होगा। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जो व्यास होती है किसी सर्कल का, वो तिरछा का दोगुना होता है, 2 इंटू आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि इक्वल टू, परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर हो जाएगा आपका वृत्त का परिधि। अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। जहाँ हम लोग पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग यहाँ पर कुछ आपका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी वृत्त का व्यास d दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको इसका तिरछा फाइंड करना है। पहला आपको इसका तिरछा फाइंड करना है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो d आपका दिया हुआ 14/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब आपसे पूछ दिया गया इसका परिधि क्या होगा। तो परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पाई का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 22/7 लेंगे, और रेडियस कितना है आपका 7 है। तो 7 आप काट देंगे तो यहाँ पर 44 सेंटीमीटर इसका परिधि आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया गया कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू आपका 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 काट देंगे आप तो 154 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको 3 जो बेसिक शेप्स होती है ये आपको समझ में आ गया, जिसमें हम लोग 2D शेप्स में क्या क्या देखे, वृत्त के बारे में देखे, फिर हम लोग आयत के बारे में देखे और पहले हम लोग देखे थे वर्ग के बारे में। अब आज ही आपका नेक्स्ट क्लास भी अपलोड होगा जिसमें हम लोग 3D शेप्स की बात करेंगे, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया और आपका स्फेयर हो गया। इन तीनों का देखेंगे। फिर इन तीनों का जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कल इन तीनों का हम लोग न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे। तो जैसे कॉन्सेप्ट आपको किस प्रकार से चलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो नोट्स आपको दिख जाएगा, यहाँ पर नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा वीडियो के साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री को किस प्रकार से डील करेंगे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, देन आपका न्यूमेरिकल होगा। कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इन सारे न्यूमेरिकल जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे इसका MCQ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपका न्यूमेरिकल होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसका टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है, सारा का टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल करा देंगे बहुत ही जल्द। तो अभी 2 अपलोड हो चुका है पेपर 1 में, और साइंस का भी पेपर 1 आपका अपलोड हो चुका है। तो वहाँ पर फिर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आपका जो आराम से 30/30 मार्क्स आप ला सकते हैं मैथ के सेक्शन में। तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग कल नहीं, आज ही आपको अपलोड होगा शाम में, वहाँ पर आपको 3D शेप्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। चलिए, थैंक यू।